हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ वैथ पर। जैसा कि लास्ट की वीडियोस जो कि मैं 6 अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया है, अभी पूरा का पूरा मैंने बेसिक मैथ्स की बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा मैंने सेट्स ख़त्म कर दिया है। सेट्स पूरा ख़त्म कर दिया है। उसके लिए हम लोगों ने 6 वीडियो में उसको अच्छे से कवर किया है, और 6 वीडियो का मतलब हर एक वीडियो लगभग 30 मिनट से ज़्यादा की ही है। तो आप समझ पा रहे होंगे 6 वीडियो मतलब हो गया लगभग 3 साढ़े 3 घंटे, बल्कि ज़्यादा ही होगा, कुछ वीडियोस 40 मिनट की भी हैं। सो उसमें बहुत अच्छे से कवर हो गया है पूरा का पूरा सेट्स, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उसमें। जितने भी क्वेश्चंस आपके बेसिक मैथमेटिक्स से बनेंगे उस चैप्टर से, वो सारे के सारे उसमें आपको मिल जाएंगे, चाहे वो लॉन्ग बने चाहे वो शॉर्ट, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन हो, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो जो बेसिक मैथमेटिक्स की है, ये पूरी तरीके से इम्पॉर्टेंट आपके एनडीए एग्ज़ामिनेशन के लिए भी है, और भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीजीएल में भी जो हायर मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है सेट्स का, वो भी इम्पोर्टेंट है इसमें, जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी करते हैं। हालांकि इंग्लिश और हिंदी का तो कोई सीन ही नहीं रहता है जब आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं। सो मैंने सेट्स पूरा ख़त्म कर दिया है, उसे जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग जितना भी पीडीएफ बना मैंने वो भी टेलीग्राम पे उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप एक्सेस कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल भी, वहाँ पे जा कर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दोज पीडीएफ्स ईच एंड एवरीथिंग विल बी फ्री फॉर यू। यू कैन एक्सेस दैट पीडीएफ ओवर देयर विद नो कॉस्ट, ओके। सो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, अब जो सीरीज़ आने वाली है, अब जो चैप्टर आने वाला है वो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का। सो पहले हम लोग रिलेशन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिलेशन कैसे डिफाइन होता है, क्या है, इसके बारे में एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़ेंगे क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये क्या होता है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक प्री रिक्विजिट्स या यूँ बोलें कि बेस बनाना है, तो आपको वो पॉइंट कैसे पता होगा, वो इस पॉइंट से, इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, ठीक है। सो रिलेशन, हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस, यानी हिंदी में बोले तो संबंध की बात कर रहा हूँ मैं, रिलेट करते हैं हम अपने घर में बहुत लोगों से। सो वो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए, जैसे कि हम लोग माता पिता का रिलेशन ले सकते हैं, पिता का बेटे से रिलेशन ले सकते हैं, माता का बेटे से रिलेशन ले सकते हैं, चाचा चाची, बहुत सारे घर में रिलेशंस बन जाते हैं, ठीक है। उनके नाम बता पाना तो मुश्किल ही है, बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे रिलेशन का क्या मतलब होता है, किसी एक तरीके से कोई चीज़ दूसरे पर रिलेट करे या जुड़ जाए उससे, ठीक है। तो सिंपल सा मीनिंग इसका क्या होगा, अगर आपसे मैं बात करूं कि जैसे इसके लिए एटलीस्ट 2 थिंग्स होनी चाहिए हमारे पास, एटलीस्ट 2 थिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। आप कहोगे खुद का खुद से रिलेशन बन सकता है क्या, बन सकता है, लेकिन खुद का खुद से तो रिलेशन जो होता है वो तो ऑब्वियस होता है कि मैं अपने लिए क्या हूँ, है ना। मैं अपने लिए क्या हूँ, मैं अपने लिए एक शरीर हूँ और जो अपनी हेल्प करता है। लेकिन ये डिफ़ाइन करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो अंडरस्टूड है। लेकिन हम जो भी चीज़ डिफ़ाइन करते हैं मैथमेटिक्स में, वो कुछ एलिजिबल होनी चाहिए, कुछ प्रोडक्टिव होनी चाहिए, मतलब कुछ तो प्रोडक्ट मिले उसका, है ना, कोई फ़ायदा तो मिले। तो जितनी भी चीज़ें थी, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, एक एग्जांपल ले लेता हूँ बहुत छोटा सा, कि देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, ये लाइन है दो, L1 और L2, ठीक है। सो ये लाइंस जो हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। और एग्जांपल आपको बताता हूँ एक और, जैसे मैं कहूँ कि अगर ये दो लाइंस हैं M और N, ये कैसे रिलेट कर रही हैं भाई, M और N जो है वो रिलेट ऐसे कर रही हैं कि वो पैरेलल है ना। सो यहाँ पे रिलेशन क्या है, देखिए, यहाँ के रिलेशन की मैं बात करूँ, सो ये है रिलेशन, दिस इज़ व्हाट, रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पे कैसा रिलेशन है, यहाँ पे पैरेलल होने का रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म, मतलब पैरेलल होने का रिलेशन है,
और यहाँ पे परपेंडिकुलर होने का रिलेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इससे पहले जो हम लोगों ने सेट्स चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोग ये पढ़ते थे कुछ ऐसा कि ए अगर बी का मान लेते हैं सबसेट है, तो यहाँ पे कैसा रिलेशन होगा? यहाँ पे भाई सबसेट होने का रिलेशन होगा। ठीक है, सबसेट होने का रिलेशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। क्या? जैसे मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ सर्कल, तो उसमें आर है ना, आर रिलेट कर रहा है जो कि रेडियस जिसका नाम हो गया। कोई दिक्कत? तो मे भी आपको ये रिलेशन शब्द का मतलब क्या है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हम लोग का? ऑर्डर्ड पेयर्स। सो देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है ना। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, वो नाम से एकदम क्लियर हो रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो, पहली बात तो हमको दो लेनी है, पेयर मतलब दो होता है, और वो कैसी हो? ऑर्डर्ड हो, है ना। देखिए तो होता क्या है इसकी, अगर छोटी सी डेफिनेशन की बात करें जो एमसीक्यू में पूछ लेता है कि जैसे मैं कहूँ एन ऑर्डर्ड पेयर इज, आप लोग बता सकते हैं अगर इसको याद हो तो वो बोल सकता है, फिर उसके बाद पॉज करके वीडियो देख सकता है कि वही सेम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लें, थिंग्स ले लें और एलिमेंट्स। ठीक है, टेकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक मतलब कुछ विशेष तरीके से अगर कोई दो चीज़ें ली जा रही हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, अब क्या मतलब होता है इसका? देखिए इसका मतलब है, जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने क्लास 10th में भी सीखा होगा कि जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स शो करते हैं, जैसे ये लिखा है ए कॉमा बी, सो ये क्या होता था? एब्सिसा होता था, है ना। एब्सिसा इसको बोलते थे, और ये वाला जो पार्ट होता था इसे ऑर्डिनेट बोलते थे। कुल मिलाकर के कोऑर्डिनेट हो जाता था। हिंदी वाले जानते होंगे इसे भुज और इसे कोटि बोला करते थे। सो ये कैसे ऑर्डर्ड है? ऑर्डर्ड क्यों है? बिकॉज देखिए, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए कॉमा बी ऑर्डर्ड क्यों है, क्योंकि लेफ्ट वाले को एब्सिसा और राइट वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्योंकि ये ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर ये चीज़ें इक्वल होती, जैसे मैं बात करूँ दूसरा पॉइंट में अगर ऐसे लिखता कि भाई देखिए, अगर मैं बोलता कि ए बी कोई एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही चीज़ हो सकती है, और वो क्या हो सकती है? देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये हो सकता है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो मैं पेयर लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब यही हो सकता है, अगर ये इक्वल है तो ए वाला जो है, ए के सामने सी पड़ रहा है तो ए सी के इक्वल होगा, और जो बी होगा वो डी के इक्वल होगा। दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उनके एब्सिसा एब्सिसा के इक्वल और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल हो। ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के लिए, प्रोडक्ट पहली बात तो प्रोडक्ट की बात होती है कि कम से कम दो सेट्स होने चाहिए। ठीक है, तो दो सेट्स मान लेते हैं हमारे पास ए और बी है, तो डेफिनेशन क्या बननी चाहिए? देखिए डेफिनेशन बहुत सिंपल है, लेट ए एंड बी टू सेट्स। ठीक है, बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी क्यों ले रहे भाई? एम्प्टी ले लोगे तो कोई मतलब हुआ प्रोडक्ट निकालने का? नहीं ना। सो नॉन एम्प्टी सेट्स होनी चाहिए। देन क्या होना चाहिए? देखिए देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनका हम सेट कर लेंगे, सेट बना लेंगे। हाँ, मान लेते वो ए बी बनेंगे। ठीक है, फॉर ऑल जिनके लिए ए जो हो वो कैपिटल ए में बिलोंग करे, एंड जो बी है स्मॉल बी वो कैपिटल बी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड,
मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, इसमें एक एक शब्द अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक एक वर्ड को मैं अभी समझाऊंगा और ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा जिससे कि आप गलती ना करो, ठीक है। इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं इसे, ठीक है। अब इसे लिखते हैं ए क्रॉस बी, है ना, लिखा ऐसे जाता है। और डिफाइन कैसे किया जाता है, देखिए मैं इसको कौन से मेथड से कर रहा हूँ, जो हमारा दूसरा मेथड था यानी सेट बिल्डर मेथड, जिसे प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं, उस तरीके से अगर मैं लिखूँ तो ये चीज़ें तो अब पेयर में आएंगी। पहले क्या होता था, कोई भी सेट होता था वो इक्वल टू एक्स सच दैट करके किया जाता था। जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमारे पुराने वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स में सेकेंड या थर्ड वीडियो होगा, उसमें जाके देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाए कि मैं ये जो बोल रहा हूँ सेट बिल्डर मेथड ये है क्या, ठीक है। अब इसमें मैं लिखता हूँ, इसमें पेयर ले लूँगा ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब होता है ए के सारे मानों के लिए स्मॉल ए जो भी लेंगे हम उसमें से वो सबका सब कैपिटल ए से उठा देंगे, ठीक है। सो ये क्लियर है। इसे पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी। क्या पढ़ा जाता है, ए क्रॉस बी, मतलब ए रिलेटेड टू बी। कैसे रिलेटेड है, वो कोई रिलेशन लेंगे वो लोग, ठीक है। होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए कुछ और भी इसके बारे में देखते हैं। देखिए अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं उसको भी कि एग्जैक्टली ये है क्या, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ कि इफ़ ए इज इक्वल टू, मैं ले लिया 1,2। एक सेट ऐसा है जिसके अंदर दो ही एलिमेंट हैं और दोज टू एलिमेंट्स आर 1 and 2। और बी में मैं ले लेता हूँ लाइक चलो 2 and 3 ले लेता हूँ, ठीक है, 2 3 4 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। सो अब इसमें अगर ए क्रॉस बी अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे आप, ठीक है। ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। ठीक है, आपने पहले उठाया 1 को, उसको 2 के साथ रखा, मतलब 1 को लेफ्ट में 2 को राइट में। मैंने बताया था ना जो लेफ्ट वाला टर्म होगा वो ए का होगा, ठीक है। और फिर 1 को लिया मैंने 3 के साथ, देखिए 1 को 3 के साथ ले लिया, फिर 1 को ले लिया मैंने 4 के साथ, ऐसे 2 को ले लिया मैंने 2 के साथ, 2 को ले लिया मैंने 3 के साथ और 2 को ले लिया मैंने 4 के साथ, और ये हो गया ब्रैकेट बंद, ठीक है। अच्छा इसका मैं उल्टा भी आपको निकाल के बताता हूँ। बी क्रॉस है, उल्टा करो जरा आप, उल्टा करोगे तो सही से देखिए। अब 2 को लेंगे हम 1 के साथ, मतलब 2 पहले लिखा जाएगा और 1 बाद में, क्यों, क्योंकि 2 तो बी का है ना और 1 जो लिया वो ए का है, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा करिए, अब 2 को लीजिए 2 के साथ, ठीक है। अब 3 की बारी आ गई, 3 को लीजिए 1 के साथ, 3 को लीजिए 2 के साथ, उसके बाद 4 को लीजिए 1 के साथ और 4 को लीजिए 2 के साथ। देखिए सब के सब एलिमेंट्स अलग हैं। ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में अगर आप बात करें तो एलिमेंट्स अलग हैं सब के सब, सिवाय सिर्फ इसके, ये दोनों में कॉमन है ना। तो कॉमन मतलब ये होता है कि जितने आप एलिमेंट्स यहाँ पे कॉमन लेते हो ना, देखिए 2 कॉमन लिया था मैंने, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन सिर्फ 1 एलिमेंट आया, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा आपको फॉर्मूला मैं बताना चाहूँगा जो कि आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्मूला कुछ यही है कि देखिए जब भी हम लोग को एन नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में निकालना होता है तो बहुत ही सिंपल होता है। क्या करना होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्या मतलब है, जो मैंने ए क्रॉस बी निकाला है ना, इसमें कितने एलिमेंट है अंदर, 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें तो 6 एलिमेंट है, लेकिन अगर मैं बिना इसको निकाले, बिना ए क्रॉस बी को निकाले बताता तो कितने एलिमेंट होते हैं। देखिए ए में 2 एलिमेंट हैं, बी में 3 एलिमेंट है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 6 आया ना, तब भी 6 तब भी 6, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे एक फॉर्मूला और बनता है कि अगर मैं कहूँ कि
मैं बताता हूँ। देखिए, अगर इन दोनों में मैं कॉमन की बात करूँ, देखिए ध्यान से, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में, ठीक है, ये दोनों सेट में अगर हम कॉमन लेने की बात करें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है ना। सो फॉर्मूला ये होता है कि कुछ ऐसे फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा है। क्या है फॉर्मूला, देखिए, अगर मैंने सपोज ए क्रॉस बी निकाला है, ठीक है, ठीक है, और मैंने बी क्रॉस ए भी निकाला है, ठीक है, और मैं उसका इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, और इंटरसेक्शन करने के बाद मैं जितने उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका नंबर निकालता हूँ कि कितने एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। सो जितने कॉमन एलिमेंट होंगे, लेट्स से कि हमारे पास m कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, m कॉमन एलिमेंट्स है तो m का स्क्वायर होगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर ऐसा है कि a क्रॉस b, या सॉरी, a क्रॉस b नहीं, a एंड b हैज़ m एलिमेंट्स इन कॉमन, अगर m एलिमेंट्स हैं कॉमन तो a क्रॉस b और b क्रॉस a करने के बाद उनका अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे, m स्क्वायर। जैसे कि इसके पीछे वाले में आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे एक एलिमेंट, उसे एक एलिमेंट कॉमन था ना, 2 कॉमन था दोनों में, तो उसका m स्क्वायर हो जाता। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दूँ एक सिंपल सा, तो समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, अगर मैं कहूँ ए में ले लिया मैंने 1,2,3, ठीक है, और बी में मैं ले लेता हूँ 2,3, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, दो एलिमेंट यहाँ पे भी कॉमन कॉमन है, दो 2,3 दोनों में सेम है। अब आप जरा ए क्रॉस बी निकालने बैठे, ए क्रॉस बी अगर आप निकालने बैठ रहे हैं तो क्या निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 1,2, ठीक है, 1,3 और 2,2, ठीक है, 2,3, इसके बाद आइए 3,2 और 3,3, ठीक है। अब बी क्रॉस ए निकालिए, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए आएगा 2,1, 3,1, 2,2, 3,2, 2,3 और 3,3। जरा देखिए कि कितने एलिमेंट्स इनमें कॉमन आ रहे हैं। होप कि आपने देख लिया होगा कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 3,2 दिख रहा है यहाँ पे, इसमें भी 3,2 दिख रहा है आपको कॉमन है, 2,3 दिख रहा है, 2,3 दिख रहा है, 3,3 दिख रहा है, 3,3 दिख रहा है, और एक और है 2,2, 2,2। तो इन्हें ऊपर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कुल मिलाकर कितने कॉमन आए, 4 एलिमेंट्स। तो मैं पहले ही बता रहा था कि n स्क्वायर, क्योंकि इसमें 2 और 3 कॉमन था दोनों में, तो 2 कॉमन था, 2 का स्क्वायर फॉर्मूले में 4 हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कितना हो गया, 4 एलिमेंट्स इन कॉमन। तो ये भी आपका MCQ बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए और भी कुछ बातें करते हैं इस पे। यहाँ देखिए, मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात की थी, मैं उसे भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आप निकालना चाहते हैं, तो वो बी क्रॉस ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बराबर होता है, ना कि सेट के बराबर। ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये सेट्स सेम नहीं होते हैं तब तक जब तक सारे एलिमेंट सेम ना हो जाए, ठीक है। वैसे तो डिफरेंट ही आप मान के चलिए, नंबर्स उनके ज़रूर सेम होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट आप ये ध्यान रखिए, अगर मान लेते हैं कि, और हाँ, ये तो ये भी होता है, ये तो फॉर्मूला ये एन क्रॉस एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ ए, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 आ जाए, मतलब कुछ भी बन ही नहीं रहा है, मतलब खाली डब्बा बन रहा है, तो खाली डिब्बा तो तभी बन सकता है ना जब ए भी खाली हो, है ना, और बी भी खाली हो, है ना। अगर और मैं कहूँ कि अगर ये नॉट इक्वल टू 5 बन रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि खाली मिल रहा है, तो ए भी खाली नहीं होगा, एंड आप ये शब्द लिख सकते हैं बी भी खाली नहीं होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी तभी बनता है, कह रहा कि खाली नहीं होगा,
तो खाली नहीं होगा इसका मतलब 2 लोग होंगे तभी ना कुछ बन रहा होगा, यानी ए भी खाली नहीं है और बी भी खाली नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ठीक। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, ये सब आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ ये एमसीक्यू के लिए है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए डायरेक्टली आस्क कर देगा, आपको पूछ लेगा। अगर मैंने कहा कि ए और बी, कह रहा है कि ए और बी एनी वन इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। ठीक, कोई अगर इनफाइनाइट सेट है तो इससे क्या मिलेगी हमको बात कि ए क्रॉस बी विल बी इनफाइनाइट एज वेल। मतलब कोई भी एक इनफाइनाइट होगा, आप सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है, जब वो इनफाइनाइट है तो रिलेशन इनफाइनाइट लोगों से बनाना पड़ेगा, तो इनफाइनाइट आएंगे एलिमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी जो चौथा पॉइंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। क्या है, जैसे कि ए क्रॉस बी निकाला था, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब 3 सेट हो गए, तो इसको क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे? तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें क्या हो जाएंगे, अंदर 3 एलिमेंट हो जाएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, और कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, इसको और अदर तरीके से भी ऐसे लिखा हुआ देखा गया है, अदर बुक्स में कहीं कहीं आप देख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ओ आर, और इसे आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी ऑर्डर में, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट्स का खाली इधर उधर कर सकते हैं। अब ए बी क्या कहते हैं, सेट्स को अलग ना कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर ऑल इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि हर ए के लिए ना, तो ये क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, जिससे कि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है मुझे x कॉमा वाई, जहाँ पे y प्लस 2x इज इक्वल टू 5। देखिए रिलेट इसको ऐसे किया हुआ, y प्लस 2x इज इक्वल टू 5, जहाँ पर x और y को होल नंबर से उठाना है। ठीक है, ऐसा होल नंबर उठाना है कि x और y को, कि वो इस तरीके से कि x में 2 का मल्टीप्लाई और y को ऐड करने पे वो 5 आ जाए, है ना। सो ये चीज़ करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, होल नंबर स्टार्ट करता हूँ। होल नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, होल नंबर तो ये होता है ना, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, ये है हमारे होल नंबर्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ क्या, x इज इक्वल टू 0। तो जैसे आप x इज इक्वल टू 0 लिखते हो, तो ज़रा ध्यान दो यहाँ पे, y प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 5, यानी y कितना निकल के आता है यहाँ से, 5। ठीक है, सो एक ऑर्डर पेयर यहाँ से 0,5 बन गया। दूसरा पुट करिए, दूसरा पुट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो x जैसे 1 रखेंगे तो y प्लस 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 5। सॉल्व करना आपको आता है, ये 2 को उधर भेजेंगे तो ये जा करके y इज इक्वल टू 3 को 5 को 3 बना देगा, तो यहाँ से 1,3 मिला। अब आप क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं x इज इक्वल टू 2, तो इम्प्लाइज दैट y प्लस 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 5। अब इसको उधर भेजिए तो y इज इक्वल टू कितना बना, 1 बचा। अच्छा, x इज इक्वल टू 3 अगर हम पुट करें, तो अगर हम चेक करके देखते हैं, वैसे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो देखिए क्या होगा, y प्लस 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ से y आप निकालने की कोशिश करोगे ना तो -1 आ जाएगा, तो -1 तो होल नंबर होता नहीं, तो आप इसे बिल्कुल ही हटा दीजिए क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये लास्ट वाली लाइन में इरेज कर देता हूँ, देखिए मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए ज़रा कि इसके बाद क्या करेंगे फिर हम लोग। सो हमारे ऑर्डर पेयर्स क्या होंगे, तो ऑर्डर पेयर्स हमारे होंगे, सो देखिए, तो सेट जो था, मैं सेट को लिखता हूँ, सेट इज इक्वल टू, मुझे मेरा क्या बन रहा है, देखिए पहला जो हमने x 0 रखा था तो y हमें 5 मिला, 0,5। दूसरा हमने 1 रखा तो 3 मिला, फिर मैंने 2 रखा तो मुझे 1 मिला, तो ये हमारा सेट बन गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा कि इसमें क्या बिलोंग करेगा, इसमें पूछेगा क्या बिलोंग करेगा क्या नहीं करेगा, क्या इसमें 3,2 बिलोंग करेगा, बताइए, देख करके पूछ लेगा, ऐसे ही बना के क्वेश्चन, क्या 3,2 बिलोंग करेगा।
तो 3, 2 कैसे बिलोंग कर सकता है, क्योंकि x के प्लेस पर 3 रखेंगे आप लेफ्ट वाले को, तो y आपका तो नेगेटिव चला जाएगा, लेकिन हमें चाहिए होल नंबर, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकता। ठीक है, सो ये तो ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग ने रिलेशन क्या है ये तो समझ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम लोग अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत आज कर ली है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरम्स पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चंस लॉन्ग भी होंगे, मतलब प्रूफ टाइप भी होंगे, लॉन्ग में प्रूफ टाइप जो कि पेपर में आ रहा है आप लोगों के, और एमसीक्यू टाइप भी होंगे, जैसा कि मैं बीच बीच में डिस्कस करता रहता हूँ। और हम लोग फिर लीड करेंगे अपने जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज फंक्शन, उसको भी पढ़ेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको फिर बताया था पहले, मैं फिर से बता देता हूँ कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने सारी की सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक है, वीडियोस सारी की सारी अपलोडेड हैं, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। और हाँ, वो सभी के सभी वीडियोस के जो पीडीएफ हैं वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सो करना क्या है उसके लिए, बस सिंपल से आपको सब वीडियोस पे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, और उसे जाके ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको किसी एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो मेरी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की डिफरेंशियल कैलकुलस की जो वीडियोज़ हैं और इंटीग्रल कैलकुलस की, उस पर जा कर के आप देख लीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं डाल देता हूँ लिंक। ठीक है, उसमें जुड़ करके आप जितने अभी तक पीडीएफ पढ़े हैं, आई थिंक 30 फाइल्स के आसपास पढ़ा होगा। हर एक चैप्टर जो जो मैंने डाले हैं वो सब डाल दिए हैं। कुछ ही एक आध दो चैप्टर के रह गए होंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के, तो वो मैं अब जब उनको जितने भी थ्योरीज हैं मैंने पढ़ा दी हैं, उनके मैं चैप्टर्स जो एक्सरसाइजेज हैं वो अब लगवाऊंगा, तो उसके साथ साथ उसे भी डाल दूंगा मैं। सो उसके लिए आप लोग क्या कहते हैं परेशान ना हो, मैं डाल दूंगा उसे। बाकी पढ़िए जितना हो सके, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, क्योंकि चैनल एकदम नया है, 1-1.5 महीने हुए हैं बनाए। अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं आगे और अच्छी वीडियोस कैसे लाऊंगा। वेल नो वे, आप मोटिवेट करिए, मैं तो बनाता रहूँगा, नहीं भी करेंगे तो भी मैं बनाऊँगा, क्योंकि वो चीज़ जो आपके वेलफेयर के लिए है वो मैं निस्वार्थ कर रहा हूँ, एंड दैट विल बी कंटिन्यूड फॉर एवर, जब तक मैं कर सकता हूँ। बट आई नीड योर यू नो प्रमोशन, मेरा मुझे आपका चाहिए होगा, आप प्रमोट करते रहें मेरा चैनल को भी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।